हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम अध्याय 33 मानव में भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके मुख्य टॉपिक देखें तो इसमें भ्रूणीय परिवर्तन की परिभाषा, फिर विदलन और तूतक भवन, फिर कोरक भवन, उसके बाद में जनन स्तरों का भविष्य और मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश। तो ये 5 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले हम भ्रूणीय परिवर्तन की परिभाषा देखें तो युग्मनज में कोशिका का विभेदन और विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब इस समय कोशिका विभाजन भी करेगी और विभेदन भी करेगी, जिसके कारण भ्रूण बनेगा। यह क्रिया भ्रूणीय परिवर्तन कहलाती है। इस समय होने वाली मुख्य घटनाओं में विदलन, तूतक भवन, कोरक भवन और कंदु भवन आदि होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विदलन तथा तूतक भवन। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देखें तो युग्मनज में होने वाले जो आरंभिक समसूत्री विभाजन है, जो शुरुआत में युग्मनज में समसूत्री विभाजन होंगे, उसको ही विदलन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन से यानी विदलन से जो कोशिकाएं बनेगी, उन कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं। जैसे डायग्राम में देखें अपन, ये युग्मनज है जो एक कोशिकीय है और ये इसके चारों ओर जोना पेल्यूसिडा है। तो पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बनी, यानी ये 2 कोरक खंडीय अवस्था कहलाएगी। फिर इन दोनों कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा तो 4 कोरक खंडीय अवस्था बनेगी। फिर इन चारों में और समसूत्री विभाजन होगा तो 8 कोरक खंडीय अवस्था बनेगी। और इन 8 कोरक खंड में समसूत्री विभाजन होने से 16 कोरक खंडीय अवस्था बनेगी। तो ये जो 16 कोरक खंडीय अवस्था है, यानी ठोस गेंद के समान अवस्था है, तो भ्रूण की यही अवस्था तूतक या मोरुला कहलाती है। तो इस प्रकार युग्मनज से तूतक या मोरुला बना। यहाँ पर जो भी समसूत्री विभाजन हुए, इस क्रिया को विदलन या तूतक भवन कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखना, ये अपन ने मादा जनन तंत्र का भाग बनाया, जिसमें ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय है। तो यहाँ पर मान लीजिए अंडवाहिनी में निषेचन हुआ और निषेचन से क्या बना? युग्मनज। फिर ये विदलन क्रिया हो रही है। इसमें 2 कोरक खंडीय अवस्था, 4 कोरक खंडीय, 8 कोरक खंडीय और 16 कोरक खंडीय यानी मोरुला अवस्था। तो अपन देख रहे हैं भ्रूण लगातार अंडवाहिनी में गति करता है, लेकिन इस दौरान ये अंडवाहिनी में चिपकता नहीं है। इसका कारण है इसके चारों ओर पाए जाने वाली जोना पेल्यूसिडा, यानी जोना पेल्यूसिडा जो बाहर का आवरण है, ये भ्रूण को अंडवाहिनी में चिपकने से रोकता है। अब ये भ्रूण अंडवाहिनी में गति करता हुआ गर्भाशय में आ जाता है, यानी मोरुला अवस्था में ये भ्रूण कहाँ पहुंच जाता है? गर्भाशय अवस्था में। और अब इसमें अगली क्रिया शुरू हो जाती है, जो अपना अगला टॉपिक है कोरक भवन। इस समय क्या होगा कि जैसे ये मोरुला अवस्था गर्भाशय में आएगी, तो इस गर्भाशय में तरल पदार्थ भरा होता है। ये तरल पदार्थ क्या करेगा? इसके चारों ओर की कठोर जोना पेल्यूसिडा को गला देगा। इस समय गलते ही ये जो किनारे वाली कोशिकाएं आपको दिख रही है, सतह वाली कोशिकाएं, ये चपटी हो जाती है, सल्की हो जाती है। और अब जोना पेल्यूसिडा की जगह पर एक कोशिकाओं का नया आवरण बन जाता है। ये आवरण पोस्कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। याद रखना, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये जो क्रिया है वो गर्भाशय में हो रही है। तो ये जो पोस्कोरक है, ये गर्भाशय तरल के लिए पारगमी होती है। तो गर्भाशय तरल भ्रूण में आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए ये गर्भाशय तरल भर गया, तो यहाँ पर एक गुहा बन गई। इस गुहा को कहते हैं कोरक गुहा। और ये जो कोशिका अभी पूरी तरह फैली हुई थी, ये एक किनारे पर इकट्ठी हो जाती है और इस कोशिकाओं को कहते हैं आंतरिक कोशिकीय समूह। और ये जो बाहर आपको आवरण दिख रहा है, ये कौन है? पोस्कोरक। तो इस प्रकार जो मोरुला था, उससे अब भ्रूण की एक नई अवस्था बन गई। ये जो नई अवस्था बनी, ये कोरक पुट्टी अवस्था कहलाती है। और इस प्रकार मोरुला से जो कोरक पुट्टी अवस्था बनी, तो इस दौरान जो भी परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों को कोरक भवन कहते हैं। अब ध्यान रखना, जब ये कोरक भवन संपन्न हो रहा है, कहाँ हो रहा है? गर्भाशय में। तो ये जो कोरक पुट्टी अवस्था है, ये गर्भाशय की जो सबसे अंदर की परत है, इस अंदर की परत को एंडोमेट्रियम या अंतर गर्भाशय परत भी कहते हैं, इस पर जाकर चिपक जाता है। कोरक पुट्टी अवस्था गर्भाशय की आंतरिक परत पर चिपक जाती है। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। याद रखना, मानव में अंतराली रोपण पाया जाता है, यानी प्रारंभ में तो ये एंडोमेट्रियम पर चिपकता है, फिर धीरे धीरे एंडोमेट्रियम धंस जाता है और इस भ्रूण के चारों ओर एंडोमेट्रियम आ जाती है
ये रोपण कहलाता है अंतराली रोपण। अच्छा, अब देखिए और क्या होता है कि अब आगे क्या होगा। ये जो कोरक पुट्टी अवस्था है, इसमें जो आंतरिक कोशिकीय समूह है ये आगे जाकर के 3 परतों में फैल जाता है। ये अपने जो बाहर लाल लाल बनाई है ये तो कोष कोरक है। अब ये जो अंदर की कोशिकाएं बनी हैं, ये कोशिकाएं बनी हैं किससे? आंतरिक कोशिकीय समूह से। तो ये जो एक नई परत बन गई कोशिकाओं की, इसको कहते हैं एंडोड्रम या अंतःचर्म। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो कोशिकाओं की नई परत बन गई बाहर की ओर, ये कहलाएगी एक्टोड्रम, और इनके बीच में एक नई परत और बन जाती है मीजोड्रम। यानी ये जो कोशिकाएं गुच्छे के रूप में थी वो भ्रूण के अंदर 3 परतों में फैल जाती है। एक्टोड्रम यानी बाह्यचर्म, मीजोड्रम यानी अंतःचर्म, और मीजोड्रम यानी मध्यचर्म, और एंडोड्रम यानी अंतःचर्म। इस प्रकार अब भ्रूण त्रिस्तरीय हो जाता है। इस त्रिस्तरीय भ्रूण को कंदुक या गैस्ट्रुला कहते हैं। तो इस प्रकार कोरक पुट्टी सब क्या बन गया? गैस्ट्रुला बन गया। इस क्रिया को कंदुक भवन या गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सबसे पहले युग्मनज में वितलन या तूतक भवन हुआ और एक 16 कोरक खंडीय अवस्था तूतक बनी। इस समय ये अंडवाहिनी से होती हुई गर्भाशय में आ गई और इसके चारों ओर का जोना पेलुसिडा गल गया, कोष कोरक बन गई, गर्भाशय तरल अंदर चला गया और अब भ्रूण की नई अवस्था आ गई कोरक पुट्टी। तो मोरुला से कोरक पुट्टी बना, ये अवस्था कोरक भवन कहलाती है। फिर इस कोरक पुट्टी की जो आंतरिक कोशिकीय समूह है वो 3 परतों में फैल गया, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम, और अब भ्रूण की एक नई अवस्था बन गई। ये अवस्था कहलाती है कंदुक या गैस्ट्रुला। इस प्रकार कोरक पुट्टी से कंदुक बनने की क्रिया कहलाती कंदुक भवन या गैस्ट्रुलेशन। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये जो 3 चर्म आपको दिख रही है, इन तीनों चर्मों को जनन स्तर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों चर्मों से ही अब भ्रूण में विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इन जनन स्तरों का भविष्य क्या है, अर्थात ये भ्रूण में किस परत से कौन से अंग का निर्माण होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जनन स्तरों का भविष्य। तो पहले देखते हैं एक्टोड्रम यानी बाह्यचर्म से क्या बनता है। तो इससे एपिडर्मिस यानी अधिचर्म और जो त्वचीय व्युत्पन्न यानी बाल नाखून इससे बनते हैं। त्वचीय ग्रंथियां जो होती है, पसीना ग्रंथियां वगैरह, वो इससे बनती है। तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु इससे बनती है। चालक और प्रेरक तंत्रिकाएं बनती है। नेत्र में रेटिना, लेंस और कोर्निया बनते हैं। सीलियरी काय यानी पक्षमाप काय बनती है। आइरिस यानी उपतारा की पेशियां भी एक्टोड्रम से बनती है। घ्राण उपकला यानी नाक की उपकला भी इससे बनती है। आंतरिक कर्ण है, स्टोमोडियम है, लार ग्रंथि, दांतों का जो इनेमल वाला भाग है, प्रोटोडियम है, प्यूस ग्रंथि है, पीनियल काय है, एडिनल का जो मेड्यूला वाला भाग है, और हाइपोथैलेमस, ये एक्टोड्रम से बनते हैं। तो मीजोड्रम से क्या क्या बनता है? डर्मिस यानी चर्म बनती है, चमड़ी का नीचे वाला भाग। पेशीय उत्तक है, संयोजी उत्तक है, हमारा जो अंतः कंकाल अस्थियां वगैरह है। श्रवण तंत्र मतलब हृदय और जो रुधिर वाहिनियां है। वक्रक है, प्रजनन तंत्र मतलब जनद, वृषण और अंडा से इससे बनते हैं। मूत्र तथा जनन नलिकाएं बनती है। सीलोम और सीलोमिक एपिथेलियम बनती है। नेत्र की रक्ताभ और दृष्टि पटल इससे बनती है। एडिनल ग्रंथि का वलकूट वाला भाग मीजोड्रम से बनता है। तिल्ली है, नोटोकॉर्ड है, पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम है, और दांत का डेंटाइन वाला भाग मीजोड्रम से बनता है। तो एंडोड्रम से क्या क्या बनता है? इसमें आमाशय और आंतरीय जो ग्रंथियां होती है वो जीभ है, फुफ्फुस है, ट्रैकिया निश्वास नली है, ब्रोंकाई है, मूत्राशय, आद्य जनन कोशिका जो वृषण व अंडाशय में होती है। गिल्स, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, मध्य कर्ण, यूस्टेकियन नलिका, मध्यांत्र, वेजाइना यानी योनि, यूरिथ्रा और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब बनते हैं एंडोड्रम से। तो विभिन्न प्रकार के जो अंग है वो एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम से इनका निर्माण होता है।